अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सुहेब तारिक बोदला, सीईओ बोदला ग्रुप, आज बोदला टॉक्स की हॉट सीट पे एज अ होस्ट बैठा हूँ। आप लोगों ने अक्सर मुझे देखा है गेस्ट पे, लेकिन आज मेरे गेस्ट एक बड़े मोहतरम तारिक कासिम साहब हैं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी, और इनके साथ मेरी इतने सारे टाइम पे डिस्कशन पे बड़ा अच्छा लगा। ऑयल एंड गैस की फील्ड से ताल्लुक़ है, करंटली वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो आई थॉट कि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, इनकी फ़्लाइट भी थी कि आप हमें टाइम दें थोड़ा सा, और हमारे साथ हैं। लेट्स शेयर हिज जर्नी, इनसे बात करते हैं और सीखने को हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर इंट्रोड्यूस करें सारे व्यूअर्स को, अच्छा लगेगा। अपनी थोड़ी सी जर्नी, अपनी एजुकेशन, अपना कैरियर पाथ लोगों के लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़। जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने का। इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल। तो बेसिकली जी आई एम एन इंजीनियर। आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईटी यूनिवर्सिटी कराची बैक इन 89 88 89। तो बेसिकली आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो फिर मैंने करियर स्टार्ट किया था एक टेक्सटाइल मिल से, और कोई 1 साल वहाँ जॉब किया। उसके बाद देन आई मूव टू फर्टिलाइज़र सेक्टर। तो पाकिस्तान की जो टॉप की फर्टिलाइज़र सेक्टर्स हैं लाइक फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र एंड देन फातिमा ग्रुप। सो आई स्पेंट ऑलमोस्ट 20 years, more than 20 years in fertilizer, and then I switched to oil and gas sector. तो पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल काम कर रही थी उनके साथ स्टार्ट किया मैंने आफ्टर दिस फर्टिलाइज़र इन 2013। तो एक ऑस्ट्रियन कंपनी थी पाकिस्तान में जॉब कर रही थी, सिंध में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में। तो उसके साथ उसको ज्वाइन किया। फिर 2-3 साल के बाद उस कंपनी ने पाकिस्तान से बिज़नेस वाइंड अप किया। तो वी ऑल दी एसेट्स वर टेकन ओवर बाय अनदर मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड यूईपी, जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही है। फिर मैं यूईपी के साथ चला गया। तो फिर यूईपी में रहते हुए मुझे यूईपी की जो पेरेंट कंपनी है, जिसको हम यूईजी कहते हैं, यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप, जो चाइनीज़ है बेसिकली, उन्होंने कुछ एसेट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में एक्वायर किए थे। तो वहाँ पे फिर उनको टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए थे। ठीक हो गया। सो आई वाज वन ऑफ दोज जिनको यहाँ से पिक किया गया फॉर दोज इंटरनेशनल असाइनमेंट्स। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग विद कुवैत एनर्जी इराक इन इराक, इज क्लोज टू बसरा। तो वहाँ पे आई एम लुकिंग आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो वेरी इंसाइटफुल। मल्टी डायमेंशन, मतलब आप यू स्टार्टेड फ्रॉम टेक्सटाइल, उसके बाद फर्टिलाइज़र, उसके बाद ऑयल एंड गैस। कैसा एक्सपीरियंस सेट ये लगा? इंडस्ट्री वाइज डिफरेंसेस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यस, मेरा चूँकि उससे पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर को गौर से देखा था, बिकॉज माई एल्डर ब्रदर वाज वर्किंग विद फर्टिलाइज़र। फौजी फर्टिलाइज़र में वो जॉब करते थे। सो माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज टू ज्वाइन फर्टिलाइज़र। लेकिन टू सेव द टाइम, और उस वक्त जो इनिशियल टाइम था जब मैं पास आउट हुआ और उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी टाइम था, सो आई जॉइंड टेक्सटाइल सेक्टर। बट आई वुड से कि वो ऐसा नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर, ऑल दो उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट हैं। वो बिल्कुल एक लो टेक इंडस्ट्री है उस तरह से एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एज वेल। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से सीखी और वो फिर मुझे आगे काम आई व्हेन आई जॉइंड फर्टिलाइज़र। सो फर्टिलाइज़र is considered to be the most technical, high pressure and high temperature. Even more than technology. oil and gas. Oh yes. तो उसमें डायनेमिक्स डिफरेंट है ऑयल एंड गैस की और उसकी। फर्टिलाइज़र सेक्टर नॉर्मली एक स्टेबल जॉब होती है, 9 to 5 किस्म की जॉब होती है। यू लिव इन अ फैमिली एनवायरनमेंट, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, मतलब रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, बच्चों की एजुकेशन, स्कूलिंग, एवरीथिंग। You live within a compound and you have everything. लेकिन ऑयल एंड गैस में जो है most of the time you have to लेकिन सर मैं तो इस चीज़ को आपसे डिस्कस कर रहा था किस तरह कहूँ कि आई सो फोर्सी दिस काइंड ऑफ थिंग कि जो रोटा की जॉब्स होती हैं कि यू वर्क 30 days एंड देन 30 days आर ऑफ, उसका अपना है। लेकिन नेवरदलेस इट्स अ डिफिकल्ट सीन कि आपने 30 दिन फैमिली से दूर रहना है। यस, ये एवरी काइंड ऑफ सेटअप हैज़ सम मेरिट्स डिमेरिट्स, या कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये चूँकि रिमोट लोकेशन जॉब होती है, तो रिमोट लोकेशन में फिर आपकी डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि सिंस ऑयल एंड गैस में बिल्कुल लीन एंड मीन मैन पावर होती है, देयर इज़ नो बैकअप। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ़ यू हैव टू मूव और आपको कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर आप उस वक्त थोड़ा सा
you feel handicapped. Otherwise, definitely the other part is that otherwise when you are off for equal number of days, so you उस पे आपके पास yes, you have yes, your you have time and you can time, do yes, yes. no doubt sir. Sir, एक छोटी सी चीज़, since we are sitting in मुल्तान और हम थोड़ा सा कहते हैं साउथ पंजाब थोड़ा सा बैकवर्ड है, यहाँ की यूथ के लिए what will be your advice, क्या करना चाहिए? मतलब आई थिंक कि शायद कॉस्ट थोड़ा सा लॉस्ट है, शायद वो डायरेक्शन ज़रूरी होगी, तो कोई भी एडवाइस? वैसे इंटरेस्टिंगली इफ़ यू आस्क मी, मैं इसी साउथ पंजाब से बिलोंग करता ऐसे हूँ ही सर और साउथ पंजाब के बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया से मेरे मतलब मैं छोटा था, ऑल्दो मेरे फादर जो है वो एक सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अर्ली एज में डेथ हो गई, तो मैं उस वक्त कोई आई वॉज अंडर 10 एंड मैंने अभी स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था, सो वी हैड टू मूव टू द विलेज और फिर हम वहीं रह रहे थे। लेकिन वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया, मैंने जिस स्कूल से स्टार्ट लिया, जिस प्राइमरी स्कूल से, वो स्कूल आज भी एक दरख्त के नीचे है, आज भी सर लॉन्ग Yes. जर्नी। तो वहाँ से फिर मूव करता रहा। तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा लकी इसलिए था कि ऑल्दो मेरी फैमिली में भी ये एजुकेशन जो थी ये मेरे फादर से स्टार्ट हुई, उससे पहले कोई फॉर्मल एजुकेशन का ऐसा नहीं था सिलसिला, बट सिंस आई हैड एल्डर सिबलिंग्स जो कि सारे एजुकेशन में थे, तो मुझे भी वो सपोर्ट भी मिली। तो उस एनवायरनमेंट में मतलब मैं प्रोग्रेस किया मैंने। लेकिन ओवरऑल भी जो चीज़ है शायद थोड़ी सी आई वुड से कि उन बैकवर्ड एरियाज़ में से भी लोग जाते हैं, निकलते हैं और वो एक्सेल भी करते हैं, लेकिन सिस्टम में वो उस तरह की पुश नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये आई कैन से कि जी हर जगह पे पोटेंशियल तो हर जगह पे है, टैलेंट भी हर जगह पे है, सिर्फ उसको नज़ारा नाम हो ये मिट्टी तो डायरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। तो सर डायरेक्शन एक्सटर्नल के इंटरनल, मतलब द डिबेट विच आई हैव इन माई माइंड, जिस तरह आपने अपनी जर्नी की बात की कि अगर विल पावर हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग, तो व्हाट डू यू थिंक कि यूथ विल पावर पे ज़्यादा वर्क करे, अपना गोल सेट करे, गोल को अचीव करे, या अपने आप को हालात के धारे पे छोड़े? बेसिकली जो मैं समझता हूँ ना, जो पेरेंट्स का एक रोल होता है, जो पेरेंटिंग होती है, उसमें गोल की क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। और जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक बात करते हैं कि ये एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड को जो मैं समझता हूँ एक मिसअंडरस्टैंड करते हैं हम इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा हूँ और मैंने एक पायलट को देखा, या मेरी वैसे ही जहाज़ उड़ते हुए मैंने देखा, बिल्कुल ठीक है, तो मुझे उस जहाज़ ने फैसिनेट किया। फिर एक पायलट ने मुझे बिकॉज ऑफ हिज यूनिफॉर्म, हिज अपीयरेंस, मुझे फैसिनेट किया। तो मैंने ये कहा कि मैंने पायलट बनना है। मुझे ये नहीं पता कि उस पायलट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या उसकी जॉब नेचर क्या है, उसका मुझे नहीं पता, बट आई वुड से कि मैंने पायलट बनना। इसी तरह से आपने किसी बंदे को यूनिफॉर्म में देखा, वो यूनिफॉर्म में एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगी, तो यू से कि जी आई वांट टू बिकम अ सोल्जर। एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट हैज़ अ नाइस पर्सनालिटी, सो बच्चे कहते हैं जी वो अंकल से इम्प्रेस होते हैं, उनको ये नहीं पता चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, बट दे आइडियलाइज देम। और हम इसको समझते हैं कि दिस इज़ प्रॉब्ली दी एप्टीट्यूड, दिस इज़ नॉट एप्टीट्यूड। ये हम उस पर्सनालिटी से फैसिनेट हुए होते हैं और हम वो बनना चाह रहे होते हैं। सो अगर एप्टीट्यूड हम सही तरह से क्लैरिटी हो, हमें पेरेंटिंग ऐसी हो कि हम बच्चों को वो डायरेक्शन बता सकें, जिस साइड पे एनर्जी उस साइड पे हार्वेस्ट कर सकें कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर ये है कि वो कुछ आज से कुछ अर्सा पहले तो ये था ना कि पेरेंट्स इम्पोज करते थे कि जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने ये करना है, और फिर लोग उसमें टाइम लगाते थे। अब जो मार्केट में कंपटीशन इतना है कि आप जब अगर किसी ने स्ट्रगल करके अपने एप्टीट्यूड से हट के कोई डिग्री ले भी ली है, तो मार्केट में कंपटीशन में वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ये दीज आर बेसिक रीजंस। और एक और चीज़ जो अभी मैं देखता हूँ ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम है कैम्ब्रिज का और जो दूसरा है, इसने थोड़ा सा एक नुकसान भी दिया है हमारी ओवरऑल नेशन की ग्रोथ में, ग्रूमिंग में। पहले ये था कि पीपल फ्रॉम अ गुड फैमिली, एन एजुकेटेड और वेल मैनर्ड फैमिलीज, और
कुछ लोग जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, दे एटलीस्ट दे वर टुगेदर इन द इंस्टीट्यूशंस में। फिर वो सारे बच्चे एफएससी कर रहे होते थे, और सारे अगर किसी ने इंजीनियर बनना है तो वो बेशक कोई एक अच्छी फैमिली से है या एक उससे है, तो उसमें फ़ायदा ये होता था कि वो जो हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, जो थोड़ा सा इस तरह के एरिया से आते थे, वो जब उनके साथ इंटरेक्ट करते थे तो उनकी भी कुछ ग्रूमिंग होती थी, कुछ पॉलिशिंग हो जाती थी। अब ये हुआ है कि जो कैम्ब्रिज स्ट्रीम के बच्चे हैं, दे ऑप्ट फॉर GIK, दे ऑप्ट फॉर लम्स, दे ऑप्ट फॉर नास्ट, तो वो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। जो दूसरी स्ट्रीम है जो कन्वेंशनल उससे आई है, वो चली जाती है UET में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो एक क्लियर कट ये जो हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे वो बच्चा जो है वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है या डिफरेंट एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, और वो जो उनके मिलने से जो उनमें एक इंटरेक्शन होनी थी और जो ग्रूमिंग उस बच्चे की होनी थी जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, वो प्रोसेस रुक गया। इसको मैंने प्रैक्टिकली देखा है। जब हम इंटरव्यू करते हैं बच्चों को, तो दोज हु कम फ्रॉम अदरवाइज वो एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, फैमिली बैकग्राउंड बेहतर है, फिर वो उन्होंने कैम्ब्रिज एजुकेशन, फिर वो उच्च इंस्टीट्यूशन से है, वो जब इंटरव्यू में आता है तो वो सूटेड बूटेड होता है, जेल शेल लगाई होती है, अच्छा उसने पर्सनालिटी बेहतर होती है, फिर आके अंग्रेज़ी बोलेगा तो वो इम्प्रेस कर देता है अपने इंटरव्यूअर को। बिल्कुल ठीक है। वेयर एज समटाइम्स मैंने पर्पजली इस चीज़ को आई मेड इट अ पॉइंट कि ड्यूरिंग इंटरव्यू वो जो बच्चा जो किसी हम्बल बैकग्राउंड से आया उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, मेक हिम स्पीक। बिल्कुल ठीक है। एंड व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, आप उसको थोड़ा सा एनकरेज करते हैं, उसमें वो इनिशिएटिव उस तरह से नहीं होता, समटाइम्स वो लैक करता है। तो जब वो उसमें बोलना शुरू करता है तो देन यू कम टू नो कि टेक्निकली ही इज मोर साउंड, इवन बेटर देन दैट। समटाइम्स ऐसा भी होता है। बिल्कुल ठीक। सो ये जो एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ना, इसने भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसी तरह से देखें, वो जो कनेक्टेड बच्चे होते हैं ना, उनको ये भी पता होता है स्कॉलरशिप्स कहाँ मिल रहे हैं, बाहर कैसे जाना है, उनको वो सारी चीज़ें पता होती हैं। फिर जो लोग इधर होंगे उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, सोसाइटी से लैक करती है। लेकिन यस, सम ऑफ दी अदर, मतलब हमें एक तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वी कैन से के स्टेट के या उस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आई रियलाइज सर वन थिंग ओवर द टाइम, एक टाइम पे बुक्स होती थी नॉलेज के लिए, अब वीडियोज़ हैं। मतलब एज वी स्पीक हम एक ऐसे आप कह लें टाइम जोन में रह रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर ग्रूम करने के लिए खुद भी ऐसी वीडियोस और इस तरह की एजुकेशन, क्योंकि मोबाइल अब हर एक के पास है, व्हाई नॉट टू हैव अ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ अ थिंग जिस पे टाइम तो हमने ज़ाया करना है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे इस एरिया में? एग्जैक्टली, बल्कि इसमें एक किसी ने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज़ की थी कि वी आर इन दी ओवर इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ओवर इंफॉर्मेटिव, कि इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि समटाइम्स वो एक ओवर इंफॉर्मेशन सिंड्रोम हो जाता है कि यू गेट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, और फिर उसके बाद समटाइम्स उसके ऊपर जब आप रिसर्च करते हैं जाते हैं तो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। सो यू समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड एज वेल। बट यस, यू आर राइट, ये एक अच्छा टूल है और वो भी है। लेकिन अगर मैं इसको अगेन फिर देखें तो वो मोबाइल जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, फंक्शनैलिटीज़ भी अवेलेबल हों, फिर एक प्रॉपर इंटरनेट भी अवेलेबल हो, वो भी थोड़ी सी वो भी प्रिविलेज क्लास के पास आती है। आपकी बात से सर टोटली टेकन के वो जो प्रिविलेज का डिफरेंस है सर, जी, दैट इज़ द थिंग, और वो वाकई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसे अचीव करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो तारिक भाई, क्योंकि आपकी भी फ्लाइट है एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप दोबारा भी हमारे पास आएंगे और हम डिस्कशन भी करेंगे, समथिंग अबाउट बोदला ग्रुप, समथिंग अबाउट वन डेस्टिनेशन, व्हाटएवर यू लाइक। जी, it's a really nice experience with working with the बोदला group, और एक although मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन अभी नहीं हुआ, so few things जब आप you interact more and you get to know each other, but एक initial impression जो है वो it's just really a positive impression। और इस तरह के एक competitive environment में survive करना और फिर उसमें लीड करना, तो ये चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक। मतलब ऑल्दो आई एम अ टेक्निकल पर्सन, बट हमें शायद उतनी टेक्निकल ग्रूमिंग हमारी नहीं होती जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, तो हमें वो मैनेजमेंट और जो पीपल मैनेजमेंट और ये जो चीज़ें हैं ये
इसके एक्सपोजर दिया जाता है, सिखाई जाती है, सो दैट बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि जी आप यू नो द टेक्निकल थिंग्स, बट जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है और ह्यूमन मैनेजमेंट है, इसके ऊपर आप जितना बेहतर होंगे, यू विल बी अ गुड मैनेजर एंड यू कैन, सो द बिजनेस इज ऑल्सो, एक तो उसका फाइनेंशियल पार्ट है, बट हाउ डू यू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, हाउ डू यू मेक अ रेपो विद द पीपल, और फिर उसके बाद किसी एक स्टेज पे पहुंचना और फिर उसके बाद उसको मेंटेन करना, दैट इज़ अ चैलेंज. But what I see is the environment I have seen here, and the dynamism and the enthusiasm and the energy I have seen. Definitely, I think that sky is not the limit. Sir, thank you. It was such a lovely, क्या कहूँ कि तारीफ और वो बड़ी अच्छी लगी. And we hope sir we'll try कि हम इस बेल्ट को, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि वी थिंक इस साउथ पंजाब इज़ अ बेल्ट के जो वाकई इकबाल के शेर पे के ज़रा नाम हो, ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी. I 100% एग्री विद यू. हमारे लोगों में पोटेंशियल भी है, और मैंने एक ख़ास बेल्ट जो मैंने देखी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, वो है हमारी ये जो डीजी खान और इस साइड की जो बेल्ट है ना, बिल्कुल ठीक. इसके जो मेरे साथ लोग पढ़ते थे, इवन फ्रॉम दी स्टूडेंट लाइफ, उनमें जो एक मैच्योरिटी लेवल और जो चीज़ें थी वो मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी. उनकी जो बात करने का, ये उनमें जो एक समझ बूझ और जो मैच्योरिटी नज़र आती थी, वो समहाउ मुझे लगता था कि इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल सही. सो ये यू आर 100% राइट कि इस एरिया में, अगेन ये हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे, वो एक मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड. बिल्कुल ठीक. तो उसमें, और फिर एक जो कॉन्सेप्ट आजकल बिजनेस में भी है, जिस इट इज़ कॉल्ड corporate social responsibility. So if you are getting something from the society, you have to so you have to, I mean, कुछ ना कुछ उसमें से आपने सोसाइटी को वापस भी करना है. तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है. मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी किसी और तरह से है, आप बिजनेस में हैं, तो डेफिनेटली ये एक कलेक्टिव एफर्ट है. ऐसे ही. और मुझे यकीन करें, एक चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, मुझे यानी थ्रू आउट माई करियर मेरी हमेशा से जो इंटरेक्शन होती थी ना, वो यंगस्टर्स के साथ होती थी. बिल्कुल ठीक. मतलब मेरा ये एक जो है मेरे जहन में एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होती थी कि जो चीज़ें मैंने जिस तरह से सीखी हैं और जितनी एफर्ट से या जितने उससे सीखी हैं, इनको इतनी एफर्ट ना करनी पड़े, इनको मैं कुछ भी अगर मैं बता सकूँ तो बेहतर है. बट समटाइम्स आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो एक्सपीरियंस इटसेल्फ उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. बिल्कुल. बट दोनों चीज़ें चलती हैं. तो डिफरेंट तरीके हैं कि आप कैसे सोसाइटी को रिटर्न करते हैं, किस तरीके से करते हैं. मैं आफ्टर माय रिटायरमेंट मेरी जो प्लानिंग है कुछ है कि मैं अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करूँ, उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, और उनको मैं अगर कुछ वो चीज़ें जो हम लैग कर रहे थे एट द बिगिनिंग ऑफ आवर करियर, वो से अगर मैं उनको बता सकूं, नहीं तो दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम. नहीं सर, इंशाल्लाह दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड बैक इन 2014, और तब से एक जर्नी, मतलब उस सारे कुछ में जो सीखा. एंड वी सो वांट कि आज भी प्रोफेशनलिज्म जब इस बेल्ट में बेहतर होता है, इंफॉर्मेशन जब इस बेल्ट में बेहतर होती है, तो उसका फ़ायदा एट लार्ज सबको है. बस वो जो थोड़ा सा आप जिस तरह पहले गवर्नमेंट की बात कर रहे थे दो एजुकेशन सिस्टम पे, सेम थोड़ा सा इस बेल्ट के साथ भी वो प्रॉब्लम हो गया. तो दिस होप कि ये बेल्ट इंशाल्लाह अपने आप को रीगेन करेगी, इसमें है. और वही आपका भी विजन ये है, हम भी ये चाहते हैं. तो इंशाल्लाह विल ट्राई के अनकरीब ये बेल्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की एज में बाकी बेहतर हो जाए. जी जी, बेहतर रिसोर्सेज. कुछ ऐसी जगह है ना जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती हैं लोगों को. फॉर एग्जांपल ये बाई चांस था कि जी फर्टिलाइज़र के प्लांट्स हमारे जो हैं वो सादकाबाद और उस एरिया के करीब हैं, डहर की सादकाबाद में 3 प्लांट्स हैं. तो अब इस वक्त जो ये टेक्निकल कंपनीज़ हैं, उनको जब किसी शॉर्ट टर्म के लिए शटडाउन, किसी टर्न अराउंड के लिए अगर मैन पावर चाहिए होती है, तो इंटरव्यूज़ वहाँ होते हैं, उसी जगह पे होते हैं. बिल्कुल ठीक. बिकॉज वहाँ की विसिनिटी में, वहाँ की लोकेलिटी में वो लोगों को ये एक्सपीरियंस बार बार मिलता रहता है. वहाँ जाके भी किसी न किसी तरह जॉब करते हैं, दे डेवलप देयर स्किल्स, और उसके बाद वो अवेलेबल है. सो दिस इज़ एन इनडायरेक्ट बेनिफिट, जिससे वो बेनिफिट शुरू हो जाता है. यही रीज़न है कि सर वी आर स्ट्राइविंग कि हम भी इसी बेल्ट में और यहाँ ये काम करते हैं कि यहाँ अवेयरनेस बेहतर हो. एंड आई विल प्राउडली से कि हमने
रियल स्टेट ऑफ मुल्तान में जी जी वी वर द पायनियर जिन्होंने ऑफिस सेटअप से शुरू किया, मतलब विद द प्रोफेशनल। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख के बड़ी खुशी होती है कि हर जगह पे वो चीज़ नज़र आ रही जी। है कि इस फील्ड में जब हम शुरू करें तो थिंग्स वर लैकिंग एंड ऑप्टिमली इम्प्रूव कर रही हैं। तो हर बंदा जिस वक्त अपनी फील्ड ऑफ लाइफ में आके और अपने एरिया के लिए काम करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली सर एरिया फ्लोरिश करेगा। और वही कि जब लोकल मैन पावर एंगेज होगी तो वो एजुकेशन बेहतर होगी और फिर वही कि इंस्टीट्यूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। एरिया तो ये है ना जी, एजुकेशन वाला डायरेक्ट। दूसरा मेरा ख्याल है हमें जो एक्चुअल जो ज़रूरत है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, बिल्कुल ठीक। नॉट ओनली द डिग्रीज, बेसिकली एक स्किल, एक हुनर हो बंदे के पास जिसमें एक बंदा कॉन्फिडेंटली अपना कुछ कैरियर स्टार्ट कर सके। तारिक भाई, लेट्स डिस्कस कि पीपल मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। आपका इतना एक्सपीरियंस है और सारा कुछ, तो उसमें हाउ हैव यू फाइंड इट कि पीपल मैनेजमेंट में रोल क्या है? और अभी भी हमारे यहाँ लोग गवर्नमेंट जॉब को क्यों पसंद करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं? जो टिपिकल जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो कहते हैं नहीं, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। चलती जो रहती सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जी जॉब सिक्योर है, ऐसा ये काम किया नहीं कि जो भी है वो चल रही है, उसने नहीं Yes. कहीं जाना। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। मगर कमिंग टू द पॉइंट कि अमेरिका में कैसा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, जापान में क्या है और यहाँ क्या। जापान की एक और एग्जांपल मुझे एक हमारे कलीग ने बताया, वो वहाँ पे कुछ अर्सा काम करते रहे, तो उन्होंने कहा जी उनके साथ एक कोई सेक्रेटरी थी या कोई असिस्टेंट थी जो काम कर रही थी, तो कोई प्रोजेक्ट जो कोई असाइनमेंट थी जो कि डिलीवर करनी थी, उन्होंने जॉइंटली उसने प्रिपेयर करनी थी, उन्होंने बना के से आफ्टर 1 मंथ वो डिलीवर करनी थी। सो व्हेन 20 डेज पास तो उसने ना उसको रिमाइंड कराया कि 10 दिन रह गए तो हमने काम करना है, जो हम नॉर्मली करते हैं। हाँ जी, रिमाइंडर दे दिया। अच्छा, थोड़ी देर बाद किसी ने आके बताया भाई वो जो आपकी कलीग है तो शी इज़ वेरी मच अपसेट, और वो तो बल्कि शी इज़ क्राइंग। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा वो कह रहे हैं कि ये ही डजंट ट्रस्ट मी। सिर्फ एक रिमाइंड कराने पे? यस, कि उसको मुझे रिमाइंड क्यों कराना पड़ा। बड़ी बात है, ठीक, दिस इज द लेवल ऑफ देयर कमिटमेंट। इम्प्रेसिव। तो हम तो यहाँ पे अगर फर्ज करें महीने के बाद की डेट हो और आप याद ना करवाएं और ड्यू डेट पे आप बात करें, कहेंगे जी सर आपने दोबारा फिर बात ही नहीं की, तो मैं समझा शायद इसकी अब जरूरत ही नहीं रहेगी, जरूरत ही काम नहीं ही- रहेगी। बिल्कुल ठीक। यहाँ 2-3 रिमाइंडर तो मस्त बन जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। दिस इज द द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर। सो इससे जो चीज़ एक आती है वो ये है कि जो आपका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है दैट शुड गो विद द कल्चर, जो लोकल कल्चर है। यू कैन नॉट, मतलब इधर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम एग्जैक्टली अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ला के यहाँ पे कॉपी करें तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक, सिमिलरली अगर आप जापानीज लेके आएंगे तो वो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। तो हर मतलब एरिया का एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उस पे आप मैनेजमेंट जब हम ये कहते हैं कि जी नहीं ये फलानी जगह बहुत अच्छा सिस्टम है, तो वो उस कल्चर के साथ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। बिल्कुल ठीक है। आपको अपना स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अपने कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। और वो उसकी एवोल्यूशन और उसकी वो प्रोसेस एग्जैक्टली कि हमारे यहाँ पे हमारी जियोग्राफिकल, हमारी कल्चरल, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हम किस तरह से रहते हैं, वो वाला स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। अगर हम कहीं से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे नहीं हो सकेगा। तो अभी तो सर हम बात कर रहे थे कल्चर की, और हम उसमें तो एक वो हॉट क्वेश्चन भी देखते हैं उसका। हमने तो सर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट कर लिया। मतलब अभी हम देखें कॉर्पोरेट के ऊपर खड़े हैं और जब हम कंट्री वाइज इस चीज़ को लेके जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसकी मेरी एक अपनी एनालिसिस है इसके ऊपर भी, और इसको अगर हम थोड़ा सा देखें गौर से तो हमने हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन और फिर उसके बाद हमारी प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज़, कितने % बच्चे होंगे, हम पीछे 50 साल, 60 साल, 70 साल में देखते हैं कितने % पेरेंट्स ने अपने टॉप क्लास बच्चे को, जो बच्चा बोर्ड टॉपर होगा, उसको कहा होगा जा बेटा तू सियासत पढ़, तू लॉ पढ़, तू सोशल साइंसेस पढ़। हमने अपने जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने किसी भी अच्छे एग्जाम में अच्छे टॉप किया, जिनका अच्छे पता मार्क्स नहीं है लिए, जो, ठीक, हमने उसको फिजिकल साइंसेस में डाला। बिल्कुल ठीक है। हमने उसको कहा तुमने फिजिक्स पढ़नी है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इस तरह की कोई चीज़ उसको बनाया। फिर हमने
किसी को एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ाई, हमने पढ़ाई, किसी को बिल्कुल ठीक। सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाई, हमने किसी को पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाई, हमने लॉ नहीं। हो सकता है कोई अच्छा लॉयर हो, उसका बच्चा और उन्होंने- अच्छा बिल्कुल हो तो वो ठीक उसने बाई चॉइस वो लॉयर बन गया। अदरवाइज बट मेजॉरिटी जो अच्छे जो स्टूडेंट, जो ब्रिलियंट जिसको स्टूडेंट को हम कहेंगे, उसने फिजिकल साइंसेज पढ़ी। हमने सोशल साइंसेज में किसी को भेजा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब सोशल साइंसेज में वो ब्रेन्स जाएंगे ही नहीं, तो सोशल साइंसेज में कौन से ब्रेन्स कौन है? बिल्कुल ठीक। हमने तो रिजल्ट हमारे सामने एंड में बिल्कुल ठीक है। मतलब हमने उस चीज़ को शायद एज सोसाइटी इंपॉर्टेंट, उसको हमने इम्पोर्टेंस। अच्छा, उसकी एक शायद इकोनॉमिकल रीज़न भी है कि हमें इमीडिएटली, क्योंकि हमारे यहाँ वो तो नहीं है ना जो इकोनॉमिकल एक कंडीशन है लोगों की। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं या कुछ हैं, वो ये चाहते हैं कि यार बच्चा मेरा पढ़े और जल्दी से जॉब हो जाए या काम लग जाए, मतलब रेवेन्यू आने लगे। जॉब श्योरिटी जो है वो तो है इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में। तो हम कहते हैं जल्दी से ये करके वो ये काम करना शुरू करते हैं। अगर हमने अपने वो ब्रिलियंट ब्रेन्स उनको सोशल साइंसेज पढ़ाई होती तो शायद हमारे हालात डिफरेंट होते। तो इस पे सर मतलब किस तरह आप कहेंगे, गवर्नमेंट वाइज फोकस तो वी डाउट के कभी भी होगा। मतलब लेट्स उस दिन पढ़ रहा था ना कि वो जो डेड हॉर्स ऑन द टेबल है उसे मान लो, उसे हटाओ और उसके बाद बात आगे चलेगी। तो उससे राइट लेफ्ट नहीं करते। अगर नहीं होगा गवर्नमेंट लेवल पे, जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो क्या आपको लगता है एवोल्यूशन से हो जाएगा? देखिए, वो जो एक अवेयरनेस या एक जिसको हम कहते हैं शऊर या कुछ ऐसी चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली हम ये चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होती ऐसे डेवलप, मतलब आहिस्ता आहिस्ता कोई बात ना कि क्योंकि सोशल साइंसेज में एक सबसे बड़ी अच्छा डिफरेंस पता है क्या होता है फिजिकल साइंसेज में। अच्छा, फिर जब इस तरह का बंदा फॉर एग्जांपल जिसने फिजिकल साइंसेज पढ़ी हो वो किसी ऐसी जगह पे चला भी जाए तो उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। बिकॉज फिजिकल साइंसेज में हमने पढ़ा होता है कि एक प्रॉब्लम आया, हमने उसको सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, और आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन कुछ हम ये प्रूव करेंगे कि जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, हैंस प्रूव, हम हैंस प्रूव करके उठते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वेयर एज इन सोशल साइंसेज किसी भी चीज़ का कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं होता, जो हम पहले बात कर चुके हैं ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर। इट इज डिफरेंट फॉर एवरी सिचुएशन। एंड शुरू में हमें ये होता था, जब हम इंजीनियर्स थे, हम किसी इस तरह के मैनेजमेंट के उसमें बैठते थे तो हमसे ऐसे क्वेश्चन होता था कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ मोटिवेशन फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक, यही तरह की ऐसे कोई टर्म बोल दी, अच्छा आपके ख्याल में क्या है इसका। अच्छा, अब हम चूँकि पीछे वही साइंस वाला स्टूडेंट बैठा था तो उसके ख्याल में ये होता था कि यार देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक डेफिनेशन जो मैं आंसर पुट करूंगा, ये वेरिएबल लगाऊंगा, खत्म, और वो कहे यस। ऐसा नहीं होता था। अच्छा, वो जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है उसने कहना ओके व्हाट डू यू थिंक, यस, आप उन्होंने कुछ और बताया राइट। अच्छा, और उसके बाद वो 5-10 बंदों से पूछ के आगे चल पड़ता था। हम इंतजार में बैठे थे कि नहीं अब ये एग्जैक्ट कौन सा वाला आंसर बताएगा कि जी दिस इज द राइट आंसर। और फिर शुरू में पूछने कि अच्छा फिर इसका क्या मतलब, उसने कहा था आप सब ठीक थे। देयर कैन मल्टीपल सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स कि सोशल साइंसेज में ये सोशल इश्यूज के ऊपर यू कैन नॉट कंक्लूड इन वन सिटिंग, यू कैन नॉट कंक्लूड इन डिस्कशन। उसमें उसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम ये होता है कि आप अगर एक थॉट प्रोसेस थोड़ा सा कहीं पे जनरेट कर दें ना किसी दूसरे माइंड में, तो दैट इज दी ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक। आप किसी को 100%, यानी आज तक हमने देखा है कि हम ये पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करते हैं कि कभी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन 1 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की कोई बंदा दूसरे बंदे को किसी नज़रिए पे कन्विंस कर सका और नहीं, हर बंदे का अपना, बिल्कुल ठीक। सो सोशल साइंसेज में ये सोशल उसमें आप थॉट्स तो जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद वो बंदा सोचे, खुद करे, he should make up his mind, he can take his time। तो वो जो हमारे फिर अगर वो जो सोशल डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर भी अगर somehow वो लोग जिन्होंने इधर से करके CSS कर लिया, एक इंजीनियर ने, एक डॉक्टर ने, वो वहाँ जाके बैठा, तो वो फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक्सेप्शन हर जगह होती हैं, बट जिस तरह से आपने अपने माइंड को ट्रेन किया होता है, अगर वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई होगी तो फिर वो डिसीजन मेकिंग या वो पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं बनेगी।
मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिकली इसका आंसर इस फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब इसमें हम मैं समझता हूँ कि हम दोनों तरफ से, गवर्नमेंट ने भी हमें उस तरह से नहीं या किया, कोई गाइडलाइंस नहीं है, और फिर हमने खुद भी अपनी जनरेशन को उस तरफ नहीं जाने दिया, ट्रेन नहीं किया। उस तरह से ट्रेन नहीं किया। हमने प्रायोरिटीज़ ये रखी कि अच्छा यार बच्चा डॉक्टर बने जल्दी जल्दी और अपना घर संभाल ले और काम शुरू कर। मतलब सर अब इसमें वो वेस्ट और ईस्ट की कर लेते हैं ना बात, कि मैं लास्ट टाइम एक किसी दोस्त से बात कर रहा था कि हम एज मुसलमान या कब आएंगे, तो अब उस स्टेटमेंट उसने कहा 250 साल बाद। मैं कहा मुझे समझ नहीं है इस बात की। उसने कहा इतना डिफरेंस तो प्रेस का ही है जो वेस्ट ने अडॉप्ट किया और हमने नहीं किया। मतलब इंफॉर्मेशन की उसमें प्रेस वाज द फर्स्ट टीयर, और फिर तब से ही कहते इतना फ़र्क तो मान के चलना चाहिए अब हमें, क्योंकि अब हम जब इसमें आते हैं, अब हम बात करते हैं वेस्ट सारे की या बाकी आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ की, सब में सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली डीम वेरी इंपॉर्टेंट, उस पे उसकी अपनी जॉब्स हैं। लेकिन हम जब आप पाकिस्तान में आके बात करते हैं तो वही मैं आपको बता रहा था कि मेरी आयरनी ऑफ द गेम क्या थी कि मैं लम्स किया इकोनॉमिक्स पढ़ने क्योंकि जे के दूर थी, अदरवाइज और आप भी एस्टॉनिश हुए थे सिर्फ इसलिए लम्स चले गए एग्जैक्टली क्योंकि बेसिकली इंजीनियरिंग ठीक है। मुझे आज उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मैं एक और तरीके से पढ़ के आया तो बात का अंदाज़ा बिजनेस फ़ायदा हुआ, लेकिन वो प्राइमरीली हमेशा ही मुश्किल लगता है सोसाइटी को वो चीज़। अच्छा, एक से सोसाइटी मुझे लगता है ये नहीं करती, दूसरा सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है जिस हम पहले बात कर रहे थे कि सोसाइटी एंटरप्रेन्योर्स को भी इंकरेज नहीं करती। अगेन वही इनसिक्योरिटी है। वैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अगेन कि यू टेक अ रिस्क, यू टेक अनकन्वेंशनल पाथ। बिल्कुल ठीक है, इसी को कहेंगे ना कि आपने एक नई चीज़ में जाना है। तो इसके पीछे भी अगर थोड़ा सा गौर करें, जो मैं समझता हूँ इमीडिएटली द पॉइंट विच कम्स टू माय माइंड कि वो इनसिक्योरिटी है कि हम अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। तो कोई भी चीज़ 100% प्लानिंग के साथ तो नहीं होती। हाँ, उसमें रिस्क एसोसिएट होता है, वो चल ही रहा होता है वो लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब सोसाइटी वाइज बात करूँ, पाकिस्तान में शायद इतनी प्रॉब्लम भी ना हो, इतना मसला ना हो अगर एंटरप्रेन्योरशिप को, इवन सर बिजनेस स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं इंकरेज की जाती। मतलब आपको टिपिकली वो समझ आने लग जाता है कि वो आपको कॉर्पोरेट के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इवन आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको कह भी रहे होते हैं। तो अगर कोई बिजनेस स्कूल में है तो व्हाई नॉट कि उसे बताएं कि बिजनेस होता कैसे, ना करो बड़ा। मतलब बाकी कंट्रीज में आप देखें एंटरप्रेन्योरशिप ने अपना रोल हर जगह ही प्ले करना होता है कि हम, मैं अक्सर सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, अगर एक बच्चे को पता है यार मैं एफएससी में नहीं अच्छा या एफए नहीं करना चाहता इंटरमीडिएट में, तो उस टाइम पे बिजनेस शुरू कर दे। शेख फैमिली या मेमन फैमिली का बड़ी अच्छी ये प्रैक्टिस है कि आप उस टाइम पे स्टार्ट करें, 6 साल का एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि फिर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जो अपने 6 साल अपना टाइम वेस्ट करते हैं और पेरेंट्स के रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, और क्योंकि वो एवरेज होते हैं और आपको पता है एवरेज की जगह तो कहीं भी नहीं रह गई, तो वो ज़ाया कर देते हैं। सर एक चीज़, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहाँ पे लोग यानी अभी तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, इवन यानी मैट्रिकुलेशन लेवल पे भी अगर आप चले जाएं और बच्चों से पूछें, जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि व्हाट इज़ योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजॉरिटी वुड बी ब्लैंक। ऐसे ही मतलब वो 8 क्लास में पायलट ही बनना या अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया होगा तो वो एक इमेजिनरी ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए वो प्रिपरेशन उस तरह से नहीं कर रहे होंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि जिसमें हम बच्चों को भी उस तरह से ना गाइड करते हैं, ना उनको उस तरह से ग्रूम करते हैं, ना उनको उस तरह से वी डू नॉट सपोर्ट और हेल्प देम टू डिसाइड या टू चूज द राइट पाथ फॉर देम कि जाना किस साइड। उनको सपोर्ट करना है। एक तो ये है कि उनको सिर्फ बताना है, एक है उनको सपोर्ट करना है। यानी वो एक किसी ने देखा था, वो ये कहते थे यार अगर मेरा तो ये है, और एक दफ़ा मेरे साथ भी मेरे बेटे ने मुझे ऐसे कहा जी आई वांट टू बी अ लॉयर। मैंने कहा यस, आई डोंट हैव एनी आइडिया एनी ऑब्जेक्शन, बट यू शुड बी अ टॉप क्लास लॉयर, यू शुड नॉट बी स्ट्रगलिंग एट अ लोअर कोर्ट्स। मैं तो ये चाहता हूँ आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं जाएं, बट बी मतलब एटलीस्ट ड्रीम फॉर द टॉप। यस, अब इसको एक और तरह से देखिए ना। मैं एक मेरे दोस्त से उनसे हम बात कर रहे थे, तो वो उसने एक और पॉइंट ऐसे ही रेज़ किया कि यार हमसे हमारे जो पेरेंट्स थे ना, दे वर मोर सक्सेसफुल। क्योंकि अगर हम आज से 10-50 साल पीछे चले जाएं तो उसमें अक्सर ख़वातीन उस वक्त एजुकेटेड नहीं थी। यानी जो हमारी माएँ हैं या जो हमारी, वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी। पेरेंट्स की भी, अगर फादर की भी एजुकेशन तो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से एक लेवल की थी, बट उन्होंने अपने बच्चों को
खुद से आगे बढ़ाया, बिल्कुल ठीक। यानी अगर हमारे पेरेंट्स जो थे उनके पास FA या से BA या ग्रेजुएशन या मास्टर्स थी, तो शायद उनके बच्चों ने PhD किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने कहा लेकिन आज अगर हम देखें तो इफ़ वी आर मास्टर, वी आर PhD फॉर एग्जांपल, और हमारी वाइफ्स जो हैं, स्पाउस जो हैं, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल के ग्रेजुएट्स हैं, और हमारे बच्चे भी उसी लेवल की एजुकेशन लें, तो फिर वी एज अ पेरेंट वी आर अ फेलियर। ऐसे ही हमने तो कुछ नहीं किया, वो हमसे आगे नहीं गए जितना हम आगे निकले हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे जो पेरेंट्स थे दे वर मोर सक्सेसफुल, उन्होंने हमसे ज़्यादा वो किया, और उस वक्त के जो रिसोर्सेज थे जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किए, उनके पास थोड़े से रिसोर्सेज भी लिमिटेड पाकिस्तान उस टाइम तो इंडिपेंडेंस, हमने अपने बच्चों को रिसोर्सेज भी ज़्यादा प्रोवाइड किए, हम खुद भी एजुकेटेड थे, तो हमारे बच्चों को तो एक्सेल करना चाहिए। लेकिन सर फिर भी मतलब डिबेट, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है इसमें, शायद अगली जनरेशन का भी मतलब मोर लाइक मेरे जनरेशन के बेड में जनरेशन होगी, उसका भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर एक लाइन है ना कि डिफिकल्ट टाइम creates strong people. Strong people creates good times. Good times create weak people. And then weak people creates difficult time. क्योंकि वो जो मतलब करने का जज्बा, या जिस तरह आप बता रहे थे कि इवन गवर्नमेंट स्कूल से भी शुरू होके वो जो अंदर की लगन या इंथुसिज्म या आप कह लें स्पार्क जो जनरेट हो जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है, क्योंकि आपको डायरेक्शन उस स्पार्क ने करना है ना, कि आप में कुछ भी नहीं, अगर आप में स्पार्क है ना, आप कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर लोगे। और इवन हिस्ट्री में हम देखते हैं तो स्पार्क नहीं अचीव कराया। तो वैसे उसमें जो हमारे स्कूल्स, जैसे अभी भी जो इंस्टीट्यूशंस है ना, हर जाते थे, बिल्कुल ठीक, प्रिंसिपल थे वो साइकिल पे आते थे हाई स्कूल में, बट जो उनको अदरवाइज मैंने उनका जो ड्रेसिंग, जो गेटअप, जो चीज़ें थी वो ये होती थी कि वो बिल्कुल साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। अक्सर साइकिल पे आ रहे हैं लेकिन उन्हें सूट पहना हुआ है, अच्छा, कोट पैंट भी पहना हुआ है, टाई भी लगाई है, साइकिल पे आ रहे हैं, शेव भी की हुई है, बाल भी बिल्कुल सही है, यानी परफेक्ट। तो उसके बाद भी मुझे एक दफ़ा उसी इंस्टीट्यूशन में जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी कि अच्छा यार मैं यहाँ पे पढ़ा था। तो मैं अगेन उसी प्रिंसिपल ऑफिस में गया, तो फिर जो पर्सनालिटी वहाँ देखी तो मुझे इतना शौक लगा कि यार अच्छा अब ये चेंज हो गई हैं चीज़ें, इतना कल्चर चेंज हो गया। मतलब इतनी डिटोरिएशन पे आपको क्या लगता है रीज़न? हिस्ट्री का झूठ, आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या मसला बना कि हम सर डिटोरिएट ही करते गए? मतलब दुनिया में मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पे लोग इतने डिटोरिएट हुए होंगे क्वालिटी में। यू कैन नॉट से कि सोसाइटी, बट अच्छा डिटोरिएशन भी डिफरेंट तरीके से हम कह रहे हैं। मैं इसको एक और तरह से देखूं तो मैं अपने गांव में जाता हूं, अब जिसमें किसी ज़माने में अगर कार कहीं आ जाती थी तो लोग, बच्चे दूर दूर से देखने जाते कि यह कार आई हुई है, ठीक है। आज उसी जगह पे हम जाते हैं, वैसे लोग गुर्बत के ढंढोरे भी पीट रहे होते हैं कि अच्छा जी हम बहुत गरीब हो गए हैं, लेकिन अब उसी गांव में आप जाएंगे तो आपको हर थोड़ी देर बाद कहीं से गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार भी नज़र आएगी। तो शायद इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली तो चीज़ें बेहतर भी हुई हैं किसी तरह से। मैं इसको कहता हूँ कि उन फैमिलीज़ को जो शायद पहले साइकिल भी नहीं होती थी, अब उनके पास, मैं गांव में मैं देखता हूँ। लेकिन सर मुझे लगता है वो तब खुश थे, उसकी एक रीज़न ना मैं आइडेंटिफाई करता है हमारे अपने इकोनॉमिक्स में। लोगों के पास 2-2, 3-3 एकड़ होते थे और लोग घर का प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे होते थे और साइकिल पे भी ट्रैवल कर रहे होते थे। तो मतलब वो बात हो रही थी कि गाड़ी लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू कैलकुलेट कि आपने उसका फ्यूल भी भरना है। एग्जैक्टली, यस यस यस। तो जब वो चीज़ें चेंज हुई और आप वो घी से, देसी घी से ऑयल में गए, या फूड प्रोडक्ट बाहर से लेना शुरू किया, बाइक से मतलब साइकिल से मोटरसाइकिल पे चले गए, तो वो जो एक्सपेंस ओवर हो गया वो रिसोर्सेज से अगेंस्ट हो गए, और फिर वो एक परेशानी, और जो जिसकी हम बात करते हैं कि गुर्बत शायद उस लिहाज से ज़्यादा हो गई कि जो सिस्टम जिस पे ऑटोमेट हुआ था, लाइफ जो सिंपल थी वो सिंपल नहीं रही, अब थोड़ा सा ऐसे ही मतलब इक्विलिब्रियम था ना उस टाइम पे कि 5 एकड़ पे इक्विलिब्रियम है, एक फैमिली बहुत अच्छा सर्वाइव कर लेती है, इवन 2 एकड़ पे कर लेती है, 2 गायें हैं, 2 एकड़ हैं, फूड का इनपुट है, बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। तो जैसे ही एक्सपेक्टेशन चेंज होती है क्योंकि सम ऑफ द अदर कैलकुलेट ही नहीं किया किसी ने, मतलब नो वन वाज कैलकुलेटिंग कि अब ये सिस्टम, मतलब आप ये देख लें सर, पानी के ऊपर हमने नहीं कैलकुलेट किया। वो हम कल क्या बात कर रहे थे कि जो वो सीक्रेट था वो क्या था कि उस पर लिखा कुछ नहीं हुआ था। मतलब दैट्स हाउ एज अ नेशन हम चलेंगे, तो वो बड़ा मतलब क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग है ना सर, मतलब
जिस तरीके से मेरे लिए बोदला ग्रुप है या आपके लिए आपका यूनिट है, शायद एग्जेक्टिव के लिए उस तरह कंट्री नहीं है, क्योंकि ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने उस तरह तो सोचना ही है। यस यस। अगर आपने वैसा ही ना सोचा तो क्या बनेगा? हाँ, वो उसमें ऑब्वियसली कुछ लैक ऑफ प्लानिंग, फिर वही एक जो जिसको हम यही कह लें कि जी एक कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़, और वो चीज़ें उस तरह से नहीं चली तो उसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पता नहीं, मैं आपको कल से कह रहा था कि आई एम बिलीवर ऑफ द थिंग कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होगा और थोड़े टाइम में ही हो जाएगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है ना। वो शिफ्ट जी। होगा तो किसी तो इक्विलिब्रियम पे जाना है। अब जब किसी इक्विलिब्रियम में जाएगा तो अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होंगी, अगर अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होंगी तो प्लेयर्स चेंज होंगे। मेरी तो एक दुआ है कि इस बार हम गेम की सही साइड ऑफ द टेबल पे आ जाएं। यस, ये अगेन ये वही चीज़ है कि जो लीडरशिप होती है ना, उसका विजन नॉर्मल जो लोग होते हैं उससे डिफरेंट होना Different चाहिए। और होना चाहिए कि- उसमें बियॉन्ड द वॉल देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी अभी होता ये है ना कि हम भी आज देखते हैं, आज हमें भी समझ आती है कि अच्छा यार, आज से 20 साल पहले जो हमारी पॉलिसी थी से इन दी लोकल पॉलिटिक्स या लोकल सिनेरियो में या एक इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स पे लेफ़्ट राइट क्या हो रहा था, तो उस वक्त तो शायद हम भी ये समझ रहे थे कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो ठीक है, लेकिन आज हमें उसके जो रिपरकशंस और जो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, जो चीज़ें आती हैं, तो अब हम समझते हैं कि नहीं, ये गलत था। तो हम तो आम आवाम है, लेकिन ये उस लीडरशिप की का विजन होना चाहिए था जो उस वक्त थी, कि उसने वो डिसीजन क्या लिया कि वो राइट साइड ऑफ द टेबल पे थे या राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री थे या नहीं थे। और अगेन ये चीज़ वहीं जाती है कि हमने वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोशल साइंसेज में कितना एजुकेट किया, हमने कितने अच्छे ब्रेन्स जो हैं वो Produce सोशल किया। साइंसेज में, या वो थिंक टैंक्स या वो लोग जो कि इन चीज़ों को देख के उनके पास इतना नॉलेज हो, इतनी स्टडी, और फिर उसके बाद वो आगे अपना कोई कोर्स डिटर्मिन कर सकें, वो हमने कितने भेजे वहाँ पे। कंट्री साथ जाती है, और वो जाति का सबसे बड़ा अफसोस वही होता है कि अभी भी मतलब मुझे तो सर इसका सबसे बड़ा मसला है कि वो जो मेरा पाकिस्तान स्टडीज़ का ग्रेड है ना, मुझे बड़ा दुख है उसका। वैसे एक एग्जांपल दूं आपको कि हम कुछ चीज़ों से ये क्लास सिस्टम और चीज़ें बनाए जा रहे हैं, वही जैसे अभी हमने डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की। इंडिया में अभी तक ये सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो भी मार्केट में जाते हैं ना, और उनके यहाँ आफ्टर एफएससी या इंटर के बाद बाहर जाने का रिवाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो मास्टर्स के लिए जाएंगे या पीएचडी के लिए जाएंगे, लेकिन वो भी तो मार्केट सर्वाइव भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे कर रहे हैं, उनका वो सिस्टम नहीं उस तरह से। सो मतलब अभी अगर हमने इस डुअल सिस्टम को समझ लिया कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी नहीं, इससे तो हमने एक क्लास सिस्टम जनरेट किया। बेसिकली तो ये ज्यादती थी, आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी सेफ्टी हो गई, ये बेसिकली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब ये पूरी क्यों है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करनी थी। एजुकेशन सिस्टम पे आपने आते साथ जिस वक्त वो 2 बन गए, और आई रिमेंबर मैं सुन रहा था, मुझे लगता था कि वो लेवल को नई चीज़ है, तो कैम्ब्रिज सर 1960 से हमने शुरू कर दिया था, इंडिया ने नहीं किया, हमने कर दिया। तो वही होगा ना, बिजनेस केसेस बेसिकली, एक माफिया, और हमारे मुल्क में पता है कि आधी पॉलिसी हम इसी से बना लेते हैं। हेल्थ पे नहीं हम देख रहे हैं, हेल्थ पे भी तो सेम है कि अगर प्राइवेट तक एक्सेस है तो चीज़ें चेंज हैं। तो हॉस्पिटल का जो बंदा अफोर्ड करता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम भी नहीं सुनना चाहता। अब ये एक और चीज़ है कि किसी भी, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उसमें 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि ये वो वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन। और पाकिस्तान में ये 2 सबसे बेहतर बिजनेसेस हैं जिसमें क्रेडिट ज़ीरो है। ऐसा ही है, वो कैश का बिजनेस है, कैश बिजनेस है। और वो अभी भी एक बंदा मुझे बता रहा था, और बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वही नज़र कि हमने शायद वो नेशन को डेवलप करने के लिए, मैं लास्ट टाइम को सुन रहा था, मैं उम्रे पे जा रहा था, रास्ते का वो पॉडकास्ट बता रहा था, तो उसने मुझे, उसमें था कि एक PIA ने
जहाज़ लेना है, $7 बिलियन या इस तरीके का था। वो एक ऐसा फ़ैसला है जो हुकूमत को चाहिए कि आप इन्वेस्टर्स को डाल के लेते हैं, और उसी पैसे के अगेंस्ट वो था कि 5,000 या 10,000 स्टूडेंट्स का एजुकेशन का बजट पूरा होता है नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, वो हुकूमत कर दे। मतलब ये सोच है, पर हमारे यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ पे जब अगर हुकूमत इन्वेस्ट करेगी तो नेशन पे इन्वेस्ट कर रही है, नेशन पे इन्वेस्ट कर रही है तो मुल्क को मिल रहा है। एग्जैक्टली, हमने उस पर नहीं करना। पर वो जो हम पहले बात कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है ना, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो है कि आपके पास फंड्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जितनी भी, जैसे हम बात करते हैं कि रियल स्टेट या ये इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं, वो हम कोई ऐसा फॉरेन एक्सचेंज तो जनरेट नहीं कर रहे, ऐसे ही है, लोकल पे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ से अगर वो है तो ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो भी विद इन सब कुछ है, बिलियन उसमें बिल्कुल। कोई एक्सपोर्टेबल कमोडिटी नहीं है हमारे पास। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक्सपोर्ट करें और वहाँ से हम फॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ जिससे हमारा कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो, कोई हमारे हालात बेहतर हो। तो वो उसके ऊपर जब तक वो नहीं होगा हम प्रॉबेबली। सर बड़ा ब्लंट ना इस पर मैंने सोचा और देखा, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, वी एज अ नेशन, इंडस्ट्री तो हम शायद अगले कम से कम भी आज से प्लान करें तो एक डेकेड के बाद कम्पिटिटिव है, क्योंकि वो इनपुट प्राइसेस हमारी, मुझे लड़का है तो स्कैंडिनेवियन उससे, कि वो हमारी डेवलप नेशन से ज़्यादा है और अभी भी हम प्रॉब्लम में हैं। लेकिन दो चीज़ें सर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर प्लान करें। एक, हम ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम उसे डेवलप करते हैं, उसे चैनलाइज करके एक्सपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी दुबई और बाकी में प्रॉब्लम क्या था कि नॉन डेवलप HR जब जाता है तो फिर हमारे वीज़े बंद होते हैं। दूसरी चीज़ जो अगर हम कभी कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना टूरिज्म को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें अपना स्कूल छोड़ बाकी काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तो एज अ नेशन हमें उस पर आना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज़ कि अभी इस वक्त जो फ्रीलांसिंग और ये जो चीज़ें हैं जिससे आप यहीं बैठ के आप एक अच्छा खासा फॉरेन जो है एक्सचेंज वो आप अर्न कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड थिंग, ये लेटेस्ट जो आज की और बड़ा बेहतर सारी दुनिया कर रही है। और ये जो आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, ये 70s में स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान में उसमें एक अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट आया। ऐसे ही एक जो है मतलब यहाँ के लोग गए बाहर, वो वाकई वही लोग गए जो कि कुछ ना कुछ उनके पास स्किल सेट था, चैनलाइज स्किल के ऊपर हम गए लोग, वहाँ से एक्सचेंज भी आया और लोगों के यहाँ पे हालात बेहतर हुए। यानी वो जो फैमिलीज थी यहाँ पे उनकी वो तो अपब्रिंगिंग से बहुत चेंज हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है कि अगर हम उस तरह का प्रॉपर जो इमीडिएटली जो हो सकता है वो ये है कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को उस लेवल पे लाना और कंपेटिटिव बनाना बहुत टाइम लगेगा, तो इस पे सर मतलब, लेकिन वो चैनलाइज करना क्या जरूरी है, मतलब वजह प्रॉब्लम। अब इसमें भी प्लानिंग अगर आप देखें तो क्या ख्याल है कि जितनी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं, या पाकिस्तान पंजाब में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से जितने डॉक्टर्स निकल रहे हैं, क्या उनके पास गवर्नमेंट के पास इतनी वैकेंसीज हैं? नहीं। अब इस वक्त जो एक डॉक्टर है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसका प्रॉबेबली एक साल की जो फ़ी है वो तकरीबन 2 मिलियन है, ऐसे ही 2 से 3 मिलियन, 10 मिलियन 10-12 मिलियन ग्रेजुएट होता है। तो अगर 1 या 1.5 करोड़ में एक डॉक्टर बनेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एज वी स्पीक जो हालात चल रहे हैं, मतलब वो फ्रस्ट्रेट ही होगा सबसे पहले विज़ कि चैनलाइज सिस्टम। मतलब मुझे ज़्यादा उस पर जो आयरनी नज़र आती है, जाने वाले खुद भी ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चैनलाइज करने का सिस्टम होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड एक्सपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि बाहर जाके नेशन का नाम बेहतर करना है, क्योंकि लोग ये भी रियलाइज़ नहीं करते, हमारी कौम का मसला ही वो बन गया ना कि अगर एक बंदा जब प्रॉब्लम करता है एक पाकिस्तानी, तो नाम पाकिस्तान का ख़राब होता है। मतलब इट वॉज एम्बेरसिंग कि मिडल ईस्ट जैसी जगह हमारे वीज़ा बंद कर देते हैं। हमारे पासपोर्ट पे उस पर प्रॉब्लम, ठीक है, हम कई जगह कहते हैं कि हमारा फॉरेन ऑफिस, कई जगह हमारी नेशन की भी प्रॉब्लम है, तो उसे बनाने के लिए, क्योंकि वो डेवलप नहीं हुई, तो वो डिसिप्लिन अप्रोच लिए हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स के लिए अलग देखना पड़ेगा, ग्रेजुएट्स के लिए अलग, इवन टेक्निकल हैंड 6-6 महीने का काम है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़े स्कॉलर्स और उस तरह की चीज़ें, कुछ बेसिक टेक्निकल काम जिसमें वो एप्टीट्यूड, वो पोटेंशियल है, वो स्कॉलर लेवल तक भी जाए, लेकिन बेसिक टेक्निकल स्किल्स डेवलप करें जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, जिससे वो बंदा कहीं भी बाहर जाके जहाँ इस स्किल मैन पावर की ज़रूरत है वो वहाँ पे प्रॉपरली उस पर कर ले काम करे। तो ये दिस इज़ मेरे ख्याल में वही जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि अभी हमें फीड अप करना पड़ेगा चीज़ों को और वो चीज़ें। लेकिन फिर वही बात ना कि मतलब
अब हम एक बात कर रहे हैं, मेरा आइडिया आपका मिल रहा है, तो क्या उन लोगों के जहन में बात नहीं आती कि प्रायोरिटी चेंज हो जाती है? मतलब सबसे बड़ा मसला मुझे जो हैरानी होती है वही होती है कि सोल्यूशन तो कई बार नजर आ रहा था कि सामने है, मतलब विजन तो फिर भी मैं कहूँ ना कि 5 साल बाद के plan- हैविंग अ कंसेंसस ऑन एक जो कॉमन और जो एक नेशनल लेवल का एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कंसेंसस लेके आना, अगर हमारी प्रायोरिटीज वो हों तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है। और वो Yes. सर के थोड़ा सा स्पार्क अंदर से आएगा, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट Exactly, बनेंगे तो exactly. और वही बात के साथ जब लोकल बिजनेसमैन लोकल जगह पे आके एंटरप्रेन्योर से डेवलप होते हैं ना, तो कम्युनिटी को फायदा होता है। एग्जैक्टली क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के आपको पता है कि अपना माइंडसेट है, उसने एक अपने उस लिहाज से सोचते हैं, तो वही वो ओपननेस ऑफ सोसाइटी शायद बहुत बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया एंड वील इट वाज एक्सपेक्ट माय प्लेजर। कि अभी तो सर बड़ा थोड़ा सा और वो हमने थोड़ा और तंग किया। विल टॉक सर, विल टॉक अबाउट फिलोसफिकल इंशाल्लाह, टॉपिक्स और इंशाल्लाह, हिस्ट्री की जो मेरा आप इंशाल्लाह, डिस्कशन पे इंशाल्लाह, रहे हैं पिछले इंशाल्लाह। 2-3 दिन, कि ऑन कैमरा बैठ के भी करते हैं कि नॉलेज शैल बी प्रिजर्व फॉर द जनरेशन सर। बिल्कुल सर थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।